नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। श्रमिक दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज श्रमिकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिक दिवस के मौके पर सभी को बधाई दी और क्योंकि देश के निर्माण में श्रमिकों का योगदान सबसे अहम है, इसका मुख्यमंत्री ने जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। पहले लहर को हमने सफलतापूर्वक परास्त भी किया और हम दूसरी लहर को भी परास्त करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जब पहली लहर थी उस दौरान भी सरकार की ओर से मजदूरों का पूरा ख्याल रखा गया था और आने वाले वक्त में भी मजदूरों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आज विश्व मजदूर दिवस है और विश्व मजदूर दिवस के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रमिकों के साथ संवाद स्थापित किया। जो रिपोर्ट हमारे पास है वो हमने एक दिन में 2,66,000 टेस्ट किए हैं, यानी हमने जीरो से छलांग लगाई है। 2,66,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4,10,00,000 से अधिक टेस्ट कर चुके हैं। एक टेस्ट का ये कार्य है। दूसरा, बेड्स। पहला केस जब आया था तो हमें दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। आज हमारे पास 65,000 बेड्स ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन भी, और उसमें से आधे बेड्स ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा हम उपलब्ध करवा रहे हैं। लेवल 1 की फैसिलिटी के भी 1,16,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति तेजी के साथ बढ़ी है। मांग इतनी ज्यादा है क्योंकि पहले होता क्या था कि 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है तो 500 बेड के हॉस्पिटल में मुश्किल से 50 लोग ऐसे होते थे जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता या वेंटिलेटर की आवश्यकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। अवंतीबाई अस्पताल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और टीकाकरण के इंतजामों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी समेत 7 जिलों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और इस नए अभियान में 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को टीका लगवाया जाएगा। लखनऊ, वाराणसी समेत 7 जिलों में आज इस अभियान की शुरुआत हुई और आज खुद लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे एक टीकाकरण केंद्र में और वहां के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एक्टिव केस सर्वाधिक हैं वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ। इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18+ के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। जनपदों में 85 सेंटर पर 18+ से जुड़े हुए लोगों को भी हम वैक्सीन देंगे। प्रत्येक जनपद में 45+ को भी और 18+ को भी, 18 से 44 के बीच के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। इसके साथ योगी सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला किया है। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से एक डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला योगी सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को लेकर लिया गया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए अब अलग से एक डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा और ये डेडिकेटेड अस्पताल हर जिले में होगा और इस डेडिकेटेड अस्पताल के साथ एम्बुलेंस भी ऐड किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9, टीम 9 क्योंकि टीम 11 का उन्होंने को संशोधित करके टीम 9 बनाया है और टीम 9 के साथ आज जब उनकी बैठक हुई है उसमें उन्होंने टीम 9 को निर्देश दिया है कि इसके लिए जल्द से जल्द प्रबंध किए जाएं। जरूरत पड़ने पर तत्काल एम्बुलेंस और चिकित्सीय सहायता प्रदान किया जाए। आज टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री की जो बैठक थी उसमें उन्होंने निर्देश दिया है। अन्य गंभीर रोगियों के इलाज के लिए भी विशेष तौर पर प्रबंध किया जाए। डेडिकेटेड हॉस्पिटल गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए जाएं और ये हर जिले में हो।
लखनऊ में वैक्सीनेशन का काम जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में वैक्सीनेशन इस वक्त आज से शुरू किया गया है और इस वैक्सीनेशन में 18 साल से लेकर 45 साल तक के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। सभी को वैक्सीन लग जाए ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। डॉक्टर ऋचा ने कहा है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ पौष्टिक आहार का सेवन करते रहें और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का भी लोग पालन करते रहें। स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी लगातार आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर ऋचा ने कहा है। वैक्सीनेशन आज से प्रारंभ हो गया है। राजधानी की बात करें तो राजधानी के जो तमाम सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे सेंटरों की अगर हम बात करें तो 3000 लोगों को बुलाया गया है। मैं इस समय सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके अलावा यहाँ जो तैनात कर्मचारी हैं वो क्या कहते हैं उनको भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वैक्सीनेशन करवाना है, कोरोना से कैसे बचाव करना है। तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको रूबरू कराते हैं। अंदर चलते हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो वैक्सीनेशन कराना है इनको। लगातार सरकार भी यही कह रही है कि कोरोना की लड़ाई में सबसे पहले तो खुद को तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद सरकार आपके साथ 24/7 तैनात है। मैम यहाँ पर लगातार तैनात हैं और अपनी सेवाओं को दे रही हैं। उसके अलावा बात करें कोरोना संक्रमण काल की तो कोरोना संक्रमण काल में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में ऐसे कर्मचारी जो लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। मैम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का चौथा चरण आज से शुरू हुआ। 18 से 45 वर्ष के लोगों को आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। किस तरीके की व्यवस्था? देखिए हमारे यहाँ 4 बूथ्स चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। हम लोग ने 2 नए बूथ्स लेडीज़ के लिए अलग कर दिया है, जेंट्स के लिए अलग कर दिया है। सारा चीज़ सिस्टम से चल रहा है और बहुत अच्छे से अभी तक 1 बजे से ऊपर हो रहा है। बहुत अच्छे से सबको वैक्सीनेशन लग रहा है और सबसे यही अपील है कि प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। अपने अगल बगल वालों को, जो भी लोग हैं सबको ये कहें कि ये बहुत ज़रूरी है। ये मिथ बिल्कुल कोई ना फैलाए कि ये नहीं, इससे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी हो जा रहा है। जिन भी लोगों को हो रहा है उनकी सिवियरिटी, अगर वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी, तो वो सिवियरिटी कम रह रही है। देश में चौथे कानपुर में भी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने किया। इसके साथ इस जिले में युवाओं को वैक्सीन लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कानपुर में 15 सेंटर्स पर युवाओं के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई। सभी सेंटरों पर वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन 200 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा कि युवाओं में वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह है। वैक्सीन कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़े कवच के तौर पर सामने है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हमें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी कोविड के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है। वे वैक्सीन लगवाने को लेकर युवाओं में उत्साह भी दिख रहा है। युवाओं का कहना है कि वैक्सीन लगवाने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की गई है। कानपुर में युवाओं के लिए शुरू हुए वैक्सीनेशन के पहले दिन 3000 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई। सीएमओ ने बताया कि पहले से चल रहे वैक्सीनेशन के साथ ही युवाओं को लिए वैक्सीनेशन चलता रहेगा। 3 दिन के लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेशन के लिए निकल रहे लोगों को पूरी छूट रहेगी। देखिए 18 साल से 45 साल के नौजवानों के लिए आज प्रधानमंत्री के आह्वान के ऊपर 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ था। कानपुर में उर्सला अस्पताल में इसको प्रारंभ किया है। नौजवानों में उत्साह है लगवाने के लिए। कानपुर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर लोग वैक्सीन्स लगवा रहे हैं। 18 साल से लेकर 44 साल तक लोग इस वैक्सीनेशन सेंटर में अब वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। लगातार कानपुर में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लोग संक्रमित भी हो रहे हैं, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको हम अंदर ले चलेंगे जहां पर ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया लोगों को दी जा रही है। वैक्सीन्स जो है लगाई जा रही है। लगातार जिस तरह से लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं, कानपुर में कई मौतें भी हुई। आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो वैक्सीनेशन सेंटर है
जहां पर लोगों को वैक्सीन्स लगाई जा रही है। 18 साल से लेकर 44 तक लोगों को ये वैक्सीन्स उपलब्ध कराई जा रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए वैक्सीन्स की जो प्रक्रिया है वो लोगों को लगाई जा रही है और लगातार जिस तरह से कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, लोगों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं तेज हो गई है। गोरखपुर में चौथे चरण के वैक्सीनेशन का काम जारी है। यहां 10 केंद्रों पर 18 से 45 साल के लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में अगले आदेश तक वैक्सीनेशन के लिए रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि पहले दिन जिले में 10 केंद्रों पर 2000 युवाओं को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए हर केंद्र पर 2-2 बूथ बनाए गए हैं। युवाओं के टीकाकरण के लिए शासन की ओर से 20,000 डोज अलग से भेजा गया है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने पहले ही सख्त हिदायत दे दी है, लेकिन यहां कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन न करते हुए वैक्सीन लगाया जा रहा है। सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बट लाइन खूब लंबी है तो अभी टाइम लग जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आए हैं जो हर सिटीजन को निभानी चाहिए। जी बिल्कुल साबित होगा। कहने को तो बहुत ऐसी प्रकृति में चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए बट हम करते हैं, लेकिन दुनिया सरकार सब कुछ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगा लो, इससे फ़ायदा ही होगा, तो फ़ायदा होगा। इतने लोगों ने लगवाई है, आई थिंक 26 लाख से ऊपर लोगों ने लगवा चुके जो 45+ हैं, तो हम लोग भी लगवाएंगे तो फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। ऐसे हम लोग 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर रहे हैं। ये एक अभियान के तौर पर आज यहाँ 10 बूथों पर हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें हमने 2000 लोगों को प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य रखा है। ये बूथ हैं आपके आज जिला महिला चिकित्सालय, चरगावा PSC है, खोराबार है, रेलवे है, एयरफोर्स, इस तरह करके सारे शहर के नज़दीक के बूथ अभी रखे गए हैं ताकि हम इसकी अच्छी तरह मॉनिटरिंग कर सकें और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, ताकि इसे पूरी तरह पूरे जनपद में लागू कर सकें। 18 से 45 साल का रजिस्ट्रेशन जो हो रहा था, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया है। अब उसी संदर्भ में हम आए हैं कि यहाँ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं स्लॉट बुक हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं कि जो नहीं ऑनलाइन कर पा रहे हैं उनके लिए भी है। सब लोग एक ही में लाइन में लगे हुए हैं। बस यही है कि उचित दूरी का सब लोग पालन करें और सही से अपना टीका लगवाएं और घर जाएं आराम से। हम यहाँ 10:30 सवा 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, अभी मान के चलिए कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा। यहाँ से लाइन में लग के रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ से कार्ड लेके फिर तब वैक्सीन लगेगी, उसमें भी लाइन लगाना है। फिर वैक्सीन लगने के बाद तब फिर आदमी घर जा सकता है। बरेली में भी आज से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। बरेली में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जिला महिला अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान युवाओं में वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी उत्साह नजर आया है। वैक्सीनेशन के शुभारंभ के मौके पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि बरेली समेत यूपी के 7 जिलों में 18 से 44 साल तक के लोगों को आज से वैक्सीन लगाई जा रही है। आगे जल्द ही सभी जिलों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी। यही कहेंगे कि हर किसी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो कोरोना है इससे फाइट करने के लिए इससे अच्छी कोई हमें अभी तक तो कोई चीज़ मिली नहीं है। जो मिली है वैक्सीन उसको अपनाएं, सब खुद भी अपना, सब बच्चों को भी। नहीं, कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, जैसे हैं वैसा फाइन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ जी, पहली वैक्सीन हमें लगी है, लकी हैं हम लोग और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गाजियाबाद के गणेश अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अस्पताल संचालक मरीजों को लगातार जवाब दे रहे हैं कि अब अस्पताल में ऑक्सीजन बची ही नहीं है। किसी को इलाज कराना है तो उन्हें ऑक्सीजन लेकर आना होगा। मरीजों को लिखित में ये जवाब अस्पताल संचालक की ओर से दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अस्पताल संचालकों का ये किस तरीके का फरमान है। आखिर स्थानीय प्रशासन अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित क्यों नहीं करवा पा रहा? मुख्यमंत्री के जब आदेश हैं तो उनके आदेश की परवाह क्यों नहीं किया जा रहा? ये एक सवाल है कि अस्पताल संचालकों का ये जो फरमान है कि ऑक्सीजन लेकर आइए, कैसा सवाल है? आखिर स्थानीय प्रशासन अस्पतालों को ऑक्सीजन
सुनिश्चित क्यों नहीं करवा पा रहा? सीएम के आदेश के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन क्यों लापरवाह बना हुआ है? चौथा हमारा बड़ा सवाल है, ऑक्सीजन सप्लायर्स के दबाव में प्रशासन क्यों है? ये कुछ अहम सवाल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से आगरा में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग परेशान हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी तक के लिए जूझना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से 15 अप्रैल से 15 मई तक ताजमहल पूरी तरीके से बंद है। इसके मद्देनजर पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी बेहाल हैं। कारोबारियों ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा असर है। सारे ऑर्डर रुक गए। जो वर्कर थे, लेबर थी, जिनको ऑर्डर देते थे बनाने का, उनका पूरा फैक्ट्री बंद हो गई है। एक तो क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा, काम कैसे होगा, सब फैक्ट्री वो बंद हो गई। और उनके कारीगर हमारे पास आते हैं पैसे लेने, थोड़े बहुत पैसे दो। वो खुद कहते हैं कि कहाँ से लाएं। तो उनके जो होते हैं थोड़े बहुत पैसे देते हैं तो वो सब्जी की ठेला आ रहे हैं। इस समय फिर काम कैसे चल रहा है? राम भरोसे चल रहा है, भगवान मालिक है। इंडस्ट्री न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। रायबरेली से खबर है, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। पैसे लेकर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बनाने के मामले में जो खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने दिखाया था, उस पर प्रशासन अब एक्शन में है। प्रशासन ने संविदा डॉक्टर रिजवान पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एसडीएम सलोन दिव्या ओझा ने इसको लेकर जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय टीम इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और जांच के बाद संविदा डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सलून पीएचसी में कोरोना जांच के नाम पर यह काला खेल चल रहा था और न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को दिखाकर इसका भंडाफोड़ किया था। तो जो खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने दिखाया था, उस खबर का अब असर हुआ है। इस मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाई गई है और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो फिर आप बताओ, हम नहीं भाई, दूसरे का है, हमारा थोड़ी है इसमें। हमारा तो मैं फ्री में कर देता। मुझे भाई आए तो हम फ्री में कर देते। हमको जो आप भाई इसीलिए पहले फ़ोन करके बता दिया था, पहले ही हमने बता दिया था। हमने कहा बाकी मर्जी आपकी है। 1500 रुपये 1000 रुपये अगर देके आप बनवा लीजिए तो हमको बताइएगा 1000, क्योंकि दस्तखत मोहर तो हमारा ही लगना है, कोई उसमें वाली बात नहीं। नोएडा में ऑक्सीजन के नाम पर ठगी की जा रही है। त्रिपाठी अस्पताल के साथ ये ठगी हो रही है। अस्पताल ने 2 डॉक्टर्स पर संगीन आरोप लगाए हैं। तो नोएडा का ये मामला है जहां पर ऑक्सीजन के नाम पर ठगी की जा रही है। त्रिपाठी अस्पताल के साथ ये ठगी हो रही है। आरोप 2 डॉक्टर्स पर हैं। डॉक्टर मयंक गुप्ता और डॉक्टर मनोज अग्रवाल पर यह संगीन आरोप लगा है कि डॉक्टर्स की तरफ से अवैध रूप से प्रैक्टिस की जा रही है। अस्पताल प्रबंधक ने दोनों डॉक्टर्स पर मुकदमा तक दर्ज करवा दिया है। नोएडा के सेक्टर 119 में ये त्रिपाठी हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के ये 2 डॉक्टर हैं जिन पर एफआईआर करवाई गई है। कई बार शिकायत के बावजूद दोनों डॉक्टर्स अस्पताल प्रबंधन के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। वहीं अस्पताल में मौजूदा वक्त में 50 से अधिक मरीज एडमिट हैं, जबकि दोनों डॉक्टर्स त्रिपाठी अस्पताल के नाम पर फर्जी तरीके से ऑक्सीजन और अन्य दवाइयां ले रहे हैं। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की शिकायत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपको बता दें कि अस्पताल ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी सूचना दी है। त्रिपाठी हॉस्पिटल एक कंट्रोवर्सी में रह रहा है इस समय। उनका अपना एक कोर्ट केस भी चल रहा है, पुलिस में भी एफआईआर कराई हुई है और हमारे पास भी देते रहते हैं यदा कदा, तो हम लोग इसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं। कोर्ट में भी केस चल रहा है, जैसा भी होगा वो आगे डिसाइड होगा कोर्ट में। तो क्या आपको इस संबंध में, इस प्रकरण में आपको जानकारी है, क्या मामला है? मामले उसके कई तरीके के आपसी लड़ाई का मामला है, प्राइवेट केस है ये, कोई सरकारी से मतलब नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि वो लिखते रहते हैं तो इसलिए हमें ये जानकारी है और इनका कोर्ट में भी केस चल रहा है।
कोरोना का दौर चल रहा है, लगातार जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि कई जगह पर इक्विपमेंट्स की कमी है, कई जगह पर दवाइयों की कमी है, कई जगह पर ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि जहां पर अगर कोई अस्पताल मरीजों को जो इलाज उपलब्ध करा रहा है तो उसके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट्स उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन एक नया अजीब तरह का मामला यहाँ पर नोएडा के सेक्टर 119 में त्रिपाठी हॉस्पिटल में देखने को मिला है। अस्पताल के नाम पर जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स इनको मिल रहे हैं, जो ऑक्सीजन इनको मिल रही है, उसको कोई दूसरे व्यक्ति जिनको ये लोग पहले से जानते हैं, जिनके संबंध में पहले शिकायत भी कर चुके हैं, वो लोग इनके नाम पर दवाइयाँ ले जाते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं त्रिपाठी हॉस्पिटल अपने मरीजों को पूरा जो यहाँ पर इनके द्वारा उपलब्ध कराना चाहिए, जो अपने मरीजों को जो दवाइयाँ उपलब्ध करानी चाहिए, ऑक्सीजन उपलब्ध करानी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अभी मेरे साथ में मौजूद हैं त्रिपाठी हॉस्पिटल से डॉक्टर निधि त्रिपाठी। जानते हैं इनसे क्या है पूरा मामला, ये बताएंगे अभी। तो मैम, अभी आपने बताया कि आपके द्वारा एक शिकायत भी की गई है, उस शिकायत में क्या चीज़ है, क्या तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में आपके द्वारा शिकायत की गई है? सर, हमारे यहाँ 2 चिकित्सक हैं, जो मयंक गुप्ता और मनोज अग्रवाल, जो कि इलीगल अनऑथराइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमें कोरोना के लिए जो अधिकृत मरीजों के इलाज करने में परेशानी हो रही है। हमारे जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल सप्लाई में जाती है, तो वो हमारे कोविड के मरीजों को भरपूर रूप से नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके द्वारा अनाधिकृत जो मरीज भर्ती हैं उनमें भी वो चली जाती है। अभी जो जैसे बताया कि एक कोई शिकायत भी आप लोगों के द्वारा दर्ज कराई जा चुकी है इस संबंध में, तो उस शिकायत के बारे में हमारे दर्शकों को एक बार जानकारी दीजिए। क्या शिकायत थी जो आपने थाने में यहाँ पर दर्ज कराई है? प्लस आपके द्वारा अभी कुछ देर पहले बताया गया कि सीएमओ भी इस मामले में एक बार विजिट कर चुके हैं हॉस्पिटल। वो एक सिग्नेट करके नए नाम से प्रैक्टिस करते हैं, जो कि सेक्टर 50 की कोई फर्म है, और उसका यहाँ पे इस स्थान पे कोई भी अनुबंध नहीं है, और उसी के नाम पे ये मरीजों को भर्ती करते हैं। उसका इस कंपनी का या इस फर्म का कोई सीएमओ में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और इसी नाम पे मरीज को ये भर्ती करते हैं, फिर उसी नाम पे पैसे भी लेते हैं। एक तरह से मरीजों से धन उगाही का भी काम होता है। जैसा अभी आपने यहाँ पर सुना डॉक्टर निधि को, जिनके द्वारा बताया गया कि इस तरह की काफ़ी समस्याएं इनको यहाँ पर आ रही हैं। अब देखना होगा कि जो जनपद का स्वास्थ्य विभाग है और जो जिलाधिकारी हैं वो इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि इस समय पर जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे समय में सख्त आवश्यकता है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर जो कि इस समय का फ़ायदा उठाते हुए, जो एक अभी इस समय पर आपदा है, आपदा को अवसर में बदलते हुए यहाँ पर सिर्फ धन उगाही का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी या जिला स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है। नोएडा से ललित पंडित, न्यूज़ 1 इंडिया। और गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। अजय शंकर पांडे जो डीएम है, उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में अजय शंकर पांडे भर्ती हुए हैं। होम आइसोलेशन में अब तक उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनको कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 25 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुए थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी अजय शंकर पांडे की। उसके बाद होम आइसोलेशन में ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के डीएम की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीतापुर में एक एम्बुलेंस में आग लग गई। पेड़ से टक्कर के बाद एम्बुलेंस में आग लगी। एक महिला को एम्बुलेंस अस्पताल लेकर जा रहा था, रास्ते में ही ये हादसा हुआ है, और इस हादसे में महिला की मौत हो गई है। 2 लोगों ने एम्बुलेंस से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। इस हादसे में जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल है। सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। अलीगढ़ में एक अपार्टमेंट में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, और आग लगने के बाद अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई। इस अपार्टमेंट में आग बुझाने का पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। लोगों ने आग बुझाने के लिए कोशिश की और आग बुझने के बाद राहत की सांस ली है। अपार्टमेंट के ऊपरी हिस्से में कई परिवार फंसे हुए थे। क्वारसी के कुलदीप विहार के दिल्ली सहार अपार्टमेंट की ये घटना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।